हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना 67th बीपीएससी मेंस करंट अफेयर सेशन। जैसा कि हमने पहले भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इंडिया और यूरोपियन यूनियन का रिलेशन और G20 के डायमेंशन पे बात करने वाले हैं। अभी रिसेंटली इंडिया जो है G20 का उसे प्रेसिडेंसी मिला है, और चूंकि G20 का मेंबर इंडिया भी है और यूरोपियन यूनियन भी है, तो इन तीनों का जो ट्रायंगल डायमेंशन है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम पहले आज इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन की बात करेंगे, वेरियस डायमेंशंस की बात करेंगे, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे। देन हम इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी में क्या क्या उसके लिए चैलेंजेज है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, इस पे हम बहुत एक डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर हम आज का हमारा पहला जो टॉपिक है वो है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का रिलेशन पे। जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है, इसका रिलेशन वे बैक 1960s से है। इन 1960 इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट कंट्री हु एस्टैब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। 1960s में भारत उन देशों में से एक है जो यूरोपियन इकोनॉमिक जो कम्युनिटीज हैं, इकोनॉमिक कम्युनिटीज, उनके साथ फर्स्ट टाइम डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश करता है 1960s में। लेकिन एक फॉर्मल जो हम कह सकते हैं कि फॉर्मल रिलेशन कब एस्टैब्लिश होता है इनके बीच में, तो फॉर्मल रिलेशन एस्टैब्लिश होता है इन 1994। अ कोऑपरेशन एग्रीमेंट टुक द बायलैटरल रिलेशन बियॉन्ड ट्रेड एंड कॉमर्स इन 1990। एक्चुअली में होता क्या है कि 1993 में यूरोपियन यूनियन का फॉर्मल एस्टेब्लिशमेंट होता है थ्रू मैस्ट्रिच ट्रीटी। मैस्ट्रिच ट्रीटी, इसमें 28 मेंबर्स का एक ग्रुपिंग होता है और ये ग्रुपिंग कहलाता है यूरोपियन यूनियन, जो कि मैस्ट्रिच ट्रीटी साइन होता है 1992-93 में, और उसी के बाद 1993 में यूरोपियन यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट होता है। एट दैट टाइम उसमें 28 मेंबर कंट्रीज का ये इंटरनेशनल ग्रुपिंग रहता है। बट रिसेंट की अगर हम बात करें तो रिसेंट में 2020 में इन 2020 ब्री एग्जिस्ट हुआ था, ब्री एग्जिस्ट, और इस ब्री एग्जिस्ट के बाद यूरोपियन यूनियन से जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम, वह निकल गया था। सो एट प्रेजेंट यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 मेंबर्स बच गए हैं। 2013 में 2013 में क्रोएशिया, हेलो एवरीवन, इसका सबसे नया मेंबर इसका बना था यूरोपियन यूनियन का। तो इंडिया का जो एक रिलेशन एस्टैब्लिश होता है विथ यूरोपियन यूनियन आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन इन 1993, और वह जो इस्टेब्लिशमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है, वह बियॉन्ड ट्रेड एंड कॉमर्स, मतलब हर एक डायमेंशन में, हर एक, चाहे वो कल्चर का डायमेंशन हो या फॉर्मल इकोनॉमी का डायमेंशन हो, स्पेस का डायमेंशन हो। अब हमारा जो रिलेशन एस्टैब्लिश होता है 1994, अ कोऑपरेटिव एग्रीमेंट टुक दिस बायलैटरल रिलेशन बियॉन्ड ट्रेड एंड कॉमर्स। तो हमारा एक अच्छा रिलेशन, एक हेल्दी रिलेशन तब मेंटेन होता है जब यूरोपियन यूनियन का इस्टेब्लिशमेंट होता है थ्रू मैस्ट्रिच ट्रीटी इन 1993, और चूंकि उस समय 28 मेंबर्स का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रहता है। बट इन रिसेंट बैक 2020 में ब्रेक्जिट होता है, और इस ब्रेक्जिट से यूरोपियन यूनियन से यूके जो है वह निकल जाता है। अब बात करते हैं इन 21st सेंचुरी। जब 21st सेंचुरी स्टार्ट होता है तो 21st सेंचुरी के स्टार्ट से ही इन 2000 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन का एक फॉर्मल समिट होता है, इंडिया EU समिट। फर्स्ट समिट होता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में इन 2000। फिफ्थ समिट होता है इन 2004। ये जो फिफ्थ समिट होता है वो होता है 2004 में, फिफ्थ समिट इन 2004।
ये 5वां समिट होता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का। इस समिट के बाद 21st सेंचुरी में इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो रिलेशन है वो अपग्रेड किया जाता है टू द स्ट्रेटेजिक पार्टनर। हमारा ये करंट अफेयर का सेशन है। 2004-5 इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो रिलेशन रहता है वो एक बायलैटरल रिलेशन रहता है, एक डायलॉग पार्टनर का रिलेशन रहता है। बट आफ्टर 5th इंडिया ईयू समिट जो कि 2000 से स्टार्ट हो जाता है, तो इसके 5वें समिट में इंडिया और यूरोपियन यूनियन का जो रिलेशन रहता है वह अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर का हो जाता है। यूरोपियन यूनियन इंडिया को एक इंपॉर्टेंट पार्टनर कंसीडर करता है एट ग्लोबल लेवल। इन 2005 आफ्टर दिस समिट एक पैक्ट साइन होता है, दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट एक्शन प्लान, JAP। दिस जो ज्वाइंट एक्शन प्लान साइन होता है इसी इंडिया और ईयू समिट के साइडलाइंस पे साइन होता है, अडॉप्ट किया जाता है फॉर द इन्हांसमेंट इन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फीयर, इन्हांसमेंट इन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ब्रिंगिंग कल्चर एंड पीपुल टुगेदर। और इसी साइडलाइंस पे, इस JAP के साइडलाइंस पे इंडिया और ईयू फर्स्ट टाइम FTA साइन करती है। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बट दिस FTA रिकमेंड किया जाता है बट वो सक्सेसफुल नहीं रहता है। 2005 में हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनर का रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं अपने इकोनॉमिक इन्हांसमेंट के लिए, कल्चर को प्रमोट करने के लिए। और इसी समय 2005 में जो समिट होता है उस समय रिकमेंड किया जाता है फॉर FTA, बट ये FTA सक्सेसफुल नहीं रहता है और धीरे धीरे जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन करने लगता है। और ये तब जाके और अधिक खराब हो जाता है जब 2012 में इन 2012 जब इटालियंस मैरीन्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। जो इटालियन मैरीन्स होते हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, जिससे इंडिया और इटली के बीच का जो रिलेशन है वो प्रॉब्लम में पड़ जाता है। और इसका इफेक्ट ये होता है कि इंडिया का जो रिलेशन यूरोपियन यूनियन के साथ होता है उसमें भी डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाता है। तो मेजर क्या था ये डिस्कशन का कि 1960s में हम यूरोपियन कम्युनिटीज के साथ अपना रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। बट एक मेजर जो हमारा रिलेशन ट्रेड और कॉमर्स का रहता है वह 1994 में साइन होता है आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन थ्रू मैस्ट्रिच ट्रीटी। जैसे 21st सेंचुरी आता है तो ईयर 2000 से ही इंडिया और यूरोपियन यूनियन का फॉर्मल समिट होना स्टार्ट हो जाता है। और 2005 में आकर जो उसका 5th इंडिया और ईयू समिट होता है वह समिट अब इंडिया और यूरोपियन रिलेशन को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर का स्टेटस दे देता है। और इसी समिट में इन 2005 इसी समिट के साइडलाइंस पे नेक्स्ट ईयर 2005 में एक पैक्ट साइन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट एक्शन प्लान। इस ज्वाइंट एक्शन प्लान का मेन एम रहता है कि अपने ट्रेड और पॉलिटिकल रिलेशन को प्रमोट करना, कल्चर को प्रमोट करने के लिए। और फर्स्ट टाइम रिकमेंडेशन दिया जाता है FTA के लिए कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना चाहिए। बट ये सक्सेसफुल नहीं रहता है और रिलेशन तब ज्यादा खराब हो जाता है जब 2012 में इटालियन मैरीन्स को यहां पे अरेस्ट कर लिया जाता है। और इसके कारण इंडिया और इटली के बीच में जो रिलेशन है उसमें डिक्लाइन आने लगता है, विच अल्टीमेटली इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन को अफेक्ट करता है। लेकिन अगर जैसा कि मैंने एक ऑलरेडी मेरा लेक्चर अपलोड हो चुका है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी पे, आप उसे जरूर देखें। उसमें मैंने बताया है कि इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में डायनेमिक शिफ्ट कहां से आता है। ये 2012 तक ये सिचुएशन रहता है कि रिलेशन में थोड़ी से उतार चढ़ाव फ्लक्चुएशन देखने को मिलते हैं। इन 2014-16 जब मैंने बताया था उस लेक्चर में कि डायनेमिक शिफ्ट होता है इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में आफ्टर 2014। जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो रहते हैं वर्ल्ड लेवल पे वो इंडिया और ईयू को फिर से नजदीक लाते हैं। इतने सारे ग्लोबल टेंशंस होते रहते हैं, जियोपॉलिटिकल सिनारियो में चेंज आते रहते हैं। दैट्स वाई और इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में शिफ्ट होता है, डायनेमिक शिफ्ट होता है। और ये डायनेमिक शिफ्ट इंडिया और यूरोपियन को फिर से क्लोज ला देता है और यहां से हमारा फिर से जो रिलेशन है वह एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर का जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा प्रमोट होने लगता है
after 2014. अब बात करते हैं वेरियस डायमेंशंस। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में हम हर एक डायमेंशन पे बात करेंगे, ट्रेड, पॉलिटिकल, स्पेस। अगर ट्रेड सेक्टर की बात करें कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड में क्या प्रमोशन है, तो ईयू इज द इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। जो यूरोपियन यूनियन है वह इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर है, जबकि इंडिया जो है यूरोपियन यूनियन का 10th लार्जेस्ट पार्टनर है। प्लीज रिमेंबर, कंफ्यूज मत होइएगा। इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर है यूरोपियन यूनियन, बट यूरोपियन यूनियन का 10th लार्जेस्ट पार्टनर है इंडिया। मतलब सिंपल सा है कि हमारा जो ट्रेड पैक्ट है उस कंडीशन में हम लोग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं उस कंडीशन में ईयू हमारा थर्ड लार्जेस्ट पार्टनर है। अगर बात करें, ईयू इज द सेकेंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स आफ्टर यूएसए। जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं वह सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट हमारा यूरोपियन यूनियन ही है आफ्टर यूएसए। हम अपने टोटल एक्सपोर्ट्स का 14% एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन को। सिंस 90s 70s इंडिया हैज बीन ए बेनिफिशियरी ऑफ प्रिफरेंशियल टैरिफ्स फॉर इट्स एक्सपोर्ट अंडर जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रिफरेंस, जीएसपी। अब ये जीएसपी बेसिकली क्या है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रेड प्रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं। ट्रेड प्रेफरेंस इन द सेंस कि जो एक्सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट करेंगे इन द डेवलप्ड कंट्रीज, उस पर टैरिफ्स में कमी रहेगी, डिक्लाइन होगा, उसमें टैरिफ्स बहुत ही कम इंपोज किए जाएंगे। ट्रेड बेनिफिट दिया जाएगा, ट्रेड प्रेफरेंस दिया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज को थ्रू डेवलप्ड कंट्रीज। अभी रिसेंटली यूएसए ने इस जीएसपी को इंडिया से रिमूव कर दिया है। पहले यूएस भी इंडिया को जनरल सर्विस एंड ट्रेड प्रेफरेंस देता था, बट यूएसए ने इसे रिमूव कर दिया है। लेकिन यूरोपियन यूनियन जो है इंडियन गुड्स और सर्विसेज को टैरिफ प्रेफरेंस प्रोवाइड कर रहा था और अप्रोक्स 66% टैरिफ में डिक्लाइन था। इंपोर्ट ड्यूटी पे 66% प्रोडक्ट पे टैरिफ में कमी था यूरोपियन यूनियन के थ्रू, इस जीएसपी के थ्रू। तो जीएसपी बेसिकली एक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है जिसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज को प्रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं, ट्रेड प्रेफरेंस, टैरिफ्स को कम कर देते हैं। यूएस भी इंडिया को दे रहा था, बट रिसेंटली यूएस ने इस जीएसपी को रिमूव कर दिया है। सिंस 2007 इंडिया एंड यूएस हैव बीन वर्किंग ऑन ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, BTIA 2007 में इंडिया और जो यूरोपियन यूनियन है इन्होंने एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था टू ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट इन अक्रॉस ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। और ये BTIA का मेन एम क्या था कि हम लोग एक ऐसा एग्रीमेंट साइन करें जो कि WTO के नॉर्म्स के साथ कंप्लायंस हो और एक रूल बेस्ड ऑर्डर डेवलप करे और तब जाके इनका ट्रेड इन्हांसमेंट हो सके। मतलब BTIA एक प्रोविजन था दोनों कंट्रीज के बीच में जो WTO के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हो और दोनों के बीच में ट्रेड, गुड्स और सर्विसेज के ट्रेड को इन्हांस किया जा सके और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट किया जा सके। ये BTIA का एम था, बट ये BTIA भी सक्सेसफुल नहीं रहता है। आफ्टर सो मेनी नेगोशिएशंस ये BTIA भी फेल हो जाता है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल डायमेंशन का, जैसा कि मैंने बैकग्राउंड में आपको बताया था कि इंडिया का जो रिलेशन है ईयू के साथ वो 1960 से ही स्टार्ट होता है, बट फॉर्मल जब इस्टेब्लिशमेंट हो जाता है यूरोपियन यूनियन का 1993 में, तब जाके हमारा बायलैटरल रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। और जब 21st सेंचुरी आती है, 21st सेंचुरी आती है, तब इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में हमारा एक समिट होना स्टार्ट होता है जिसे हम लोग इंडिया ईयू के समिट के नाम से जानते हैं, और जो कि फर्स्ट समिट होता है इन 2000। और जब इसका 5th समिट होता है इन 2004, तो जो हमारा बायलैटरल रिलेशन जो कि अभी ट्रेड कॉमर्स तक ही सीमित था, अब यह रिलेशन अपग्रेड हो जाता है टू द स्ट्रेटेजिक पार्टनर।
अब हम एक इंपॉर्टेंट पार्टनर हो जाते हैं यूरोपियन यूनियन का। और अगर इस इंडिया यू समिट की बात करें तो ये देन है हमारे बहुत ही महान प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का। उनके मतलब जब उनका कार्यकाल था तब ये इंडिया यू समिट स्टार्ट हुआ था ताकि हम एक हेल्दी रिलेशन मेंटेन कर सके। और 2004 में आके ये फाइनली स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमको स्टेटस मिलता है इन 5th इंडिया यू समिट। अब डायनेमिक चेंज कहां से आता है? 2014 ऑनवर्ड्स। अभी तक इंडिया और ईयू का जो रिलेशन था वह एक डोनर और रिसिपिएंट का रिलेशन था कि जो यूरोपियन यूनियन है हमको ट्रेड प्रेफरेंस दे रहा है और इंडिया उसे रिसीव कर रहा है। तो यूरोपियन यूनियन को डोनर माना जा रहा था और इंडिया को रेसिपिएंट। अब लेकिन 2014 से जब ये डायनेमिक शिफ्ट होता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन में, तब हमारा जो ये रिलेशन है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, अब इसके कॉन्टूर्स चेंज होने लगते हैं। पैराडिग्म टू द कोऑपरेशन थ्रू सेवरल इंस्ट्रूमेंट्स। अब जो इंडिया रहता है अब वह इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ अब कोऑपरेट करके काम करता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट था डोनर रिसिपिएंट का वो खत्म हो जाता है। इंडिया एक इक्वल फुटेज पे आता है आफ्टर 2014 विथ यूरोपियन यूनियन विथ द चेंज इन फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजी। इन 2018 अगर हम इस 2018 की बात करें, अगेन एक दोनों के बीच में एक रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर का एक एग्रीमेंट होता है जो कि यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी इसे इशू करते हैं इन 2018 में रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन हाई रिप्रेजेंटेटिव इशू करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि 2014 के बाद इंडिया जो है इक्वल फुटेज पे आ जाता है विथ यूरोपियन यूनियन। अब साथ में मिलकर काम करेंगे, ऐसा नहीं कि डोनर और रिसिपिएंट का यहां पे कॉन्सेप्ट रह गया है। अब इंडिया हर एक स्टेज पे हर एक डायमेंशन पे इक्वल फुटेज पे है यूरोपियन यूनियन के साथ। और इसका सबसे बड़ा जो आपको चेंज देखने को मिलेगा वह 2018 में जब यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन अफेयर्स यह रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर इशू करते हैं। अब यूरोपियन यूनियन मानने लगता है कि इंडिया एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर है, इंडिया ग्लोबल लेवल पे एक लीडर का रोल प्ले कर सकता है। और इसी रूल बेस्ड ऑर्डर के इशू होने के बाद यूरोपियन यूनियन है जो है व्यूज इंडिया एज एन इमर्जिंग ग्लोबल पावर दैट प्ले की रोल इन मल्टीपोलर वर्ल्ड, अ फैक्टर ऑफ स्टेबिलिटी इन ए कॉम्प्लेक्स रीजन। अब इसी के बाद 2018 के बाद इंडिया को यूरोपियन यूनियन जो है इंडिया को एक इमर्जिंग ग्लोबल पावर के रूप में देखने लगता है जो कि ग्लोबल लेवल पे स्टेबिलिटी को मेंटेन करने का ताकत रखता है। और इसी का परिणाम देखिए कि फर्दर अभी रिसेंट में हमें इंडिया को G20 का प्रेसिडेंसी मिला है। तो ये जो इसी कारण ये क्वेश्चन आपके जो डायनेमिक ये ट्रायंगल है तीनों का वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन 2000 जो यूरोपियन यूनियन है अब इंडिया को एक ग्लोबल पावर की इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में, आप वो फॉरेन पॉलिसी का लेक्चर देखिएगा उसमें मैंने बताया है कि एक टाइम था जब वो वर्ल्ड यूनिपोलर से बाइपोलर से यूनिपोलर में शिफ्ट करता है, यूनिपोलर से 21st सेंचुरी में मल्टीपोलर में शिफ्ट हो जाता है। और 2018 में जब ये रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर इशू किया जाता है यूरोपियन कमीशन के थ्रू, दैट्स recognizes India as a global superpower in this multipolar world, which has power to stabilize the global tensions or to resolve the global tensions. Like अब एग्जांपल में बात कर सकते हैं रसिया यूक्रेन का क्राइसिस, और इंडिया के लिए ये चैलेंज भी है G20 में। इंडिया EU एजेंडा फॉर एक्शन 2020 इंडोर्स बाय 13th इंडिया EU समिट। लास्ट में अब फिर 2020 में जब इंडिया और यूयू का समिट होता है 13th समिट, ये 13वां समिट जब 2020 में होता है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, तब इसको इंडोर्स किया जाता है कि टू कवर द इशू ऑफ ट्रेड, एनर्जी, साइंस, टेररिस्ट एंड पायरेसी। ये 13th समिट का मेन फोकस कहां रहता है कि जितने भी इश्यूज है ट्रेड में, एनर्जी सेक्टर में, या फिर साइंस के सेक्टर में, या टेररिज्म के सेक्टर में, या पायरेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं उसे कंट्रोल किया जा सके। और इसी का एक परिणाम देखिएगा कि 2018 में इंडिया में IFC का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इंडियन फ्यूजन सेंटर।
अब ये इंडियन फ्यूजन सेंटर क्या है कि जो इंडियन ओशियन, एक्चुअली इंडिया का एक प्रोग्राम है इंडियन ओशियन आउटरीच, ये इंडियन गवर्नमेंट का एक फॉरेन पॉलिसी है जिसमें ये प्रोग्राम है कि जो इंडियन ओशियन रीजन में ट्रेड होते हैं उस ट्रेड में जो पायरेसी होती है, ट्रेड पायरेसी, स्पेशली जो अफ्रीका का हॉर्न ऑफ अफ्रीका है वहां से जो सोमालियन पायरेट से जो ट्रेड पायरेसी करते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए तो इंडिया एक आईएफसी स्टैब्लिश करता है, इंडिया इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर। अब इसके थ्रू क्या है कि जो शिपिंग का पूरा एक डाटा है उसके इन टाइम से, आउट टाइम से, ट्रेडिंग टाइम से उसका इंफॉर्मेशन शेयर किया जा सके। और यह आईएफसी ने अभी जस्ट एक पैक्ट साइन किया था इसके जस्ट बाद, इस्टेब्लिशमेंट के बाद ईयू के नेवल फोर्सेस के साथ, यूरोपियन यूनियन के नेवल फोर्सेस के साथ दोनों को लिंक किया गया था कि ताकि जो यूरोपियन यूनियन का भी ट्रेड जो इस रूट से होता है उसमें पायरेसी को कंट्रोल किया जा सके। तो क्या हुआ कि जब पॉलिसी शिफ्ट होता है, डायनेमिक शिफ्ट आते हैं हमारे फॉरेन पॉलिसी में, यूरोपियन यूनियन जो है इंडिया को ग्लोबल पावर के रूप में, इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया को एक ग्लोबल पावर के रूप में रिकॉग्नाइज करने लगता है। वह यह समझ जाता है कि इंडिया के पास पावर है कि जितने भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस इमर्ज हो रहे हैं, जो ग्लोबल स्लो डाउन हो रहा है, उन सबको कंट्रोल इंडिया कर सकता है। अब बात करते हैं डिफेंस और सिक्योरिटी की। अगर डिफेंस की बात करें, दोनों का रिलेशन यहां भी कुछ फ्लक्चुएशन हुए थे शुरुआत में, लेकिन अब बहुत अच्छा रिलेशन है दोनों के बीच में। बायलैटरल डायलॉग ऑन काउंटर टेररिज्म और वायलेंट एक्सट्रीमिज्म की बात करें, या फिर म्यूचुअल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ शिप विजिट, जैसा कि जस्ट हमने डिस्कशन किया ट्रेड वाले पैक्ट में, ये जो शिप विजिट था इसी आईएफसी के थ्रू लिंक किया गया था, मैरीटाइम सिक्योरिटी के ईयू नेवल फोर्सेस को यहां पे लिंक किया गया था इंडिया के फ्यूजन सेंटर से, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है इंडिया में। और इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में यूरोपियन नेवल फोर्सेस का वहां पे उनका बेस है, जिससे लिंक करके वहां पे उसके डाटा को शेयर किया जा रहा था, शिपिंग डाटा को, ताकि पायरेसी को कंट्रोल किया जा सके। काउंटर टेररिज्म पे ये दोनों बायलैटरल डायलॉग हमेशा करते आ रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड की बात करें या एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री ऑफिशियल्स, टाइम टू टाइम यहां पे इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं यूरोपियन यूनियन के नेवल फोर्सेस के थ्रू या उनके आर्मीज के थ्रू। तो यहां पे डिफेंस रिलेशन भी धीरे धीरे हमारा एडवांस होते जा रहा है बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। अगर हम बात करें साइंस और टेक के फील्ड का, साइंस और टेक्नोलॉजी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी काफी एडवांस्ड है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी एडवांस्ड है। तो इंडिया और जो ईयू का कोलैबोरेशन है वो बहुत सारे डायमेंशन पे है, चाहे स्मार्ट ग्रिड को प्रमोट करने की बात हो, बायो इकोनॉमी, हेल्थ, पोलर साइंस एंड साइबर क्राइम। आपने रिसेंट में देखा होगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन है, वो काफी हीट स्टॉर्म और पोलर स्टॉर्म से अभी जूझ रहे थे, सफर कर रहे थे, वहां पे काफी ज्यादा हीट स्टॉर्म्स आ गए थे। तो इनका एक एम ये भी है कि इन एरियाज में रिसर्च को बढ़ाया जा सके। इस स्मार्ट ग्रिड का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये भी एक इलेक्ट्रिकल ग्रिड है। स्मार्ट ग्रिड बेसिकली इलेक्ट्रिकल ग्रिड है, बट ये एक एडवांस्ड ग्रिड है जो कि काफी ऑटोमोटिव है और आईटी से ये इंकलकेटेड है। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी काफी है, जो कि मॉनिटर करता है पावर ट्रांसमिशन फ्रॉम जनरेशन टू एंड कंज्यूमर। जो कंज्यूमर होते हैं वहां तक ये मॉनिटर करता है स्मार्ट ग्रिड। तो स्मार्ट ग्रिड बेसिकली एक इलेक्ट्रिक ग्रिड है जो कि काफी ऑटोमोटिव और आईटी इनकलकेटेड है, जो कि पावर ट्रांसमिशन को फ्रॉम जनरेशन टू एंड कंज्यूमर तक उसे वो मॉनिटर करता है कि कितना पावर देना है, कितना पावर घटाना है, ये टाइम टू टाइम वो मॉनिटर करते रहता है। बायो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बात की जा रही है। हेल्थ या पोलर साइंस, पोलर एरियाज में आइस मेल्ट हो रहे हैं, हीट स्टॉर्म्स आ रहे हैं, पोलर स्टॉर्म्स जनरेट हो रहे हैं, तो इन एरियाज में रिसर्च डेवलपमेंट किया जा सके। जैसा कि इंडिया ने पोलर एरियाज में जो आर्कटिक रीजन है वहां पे अपना एक एस्टेब्लिश भी किया हुआ है अपना रिसर्च स्टेशन हिमाद्री, ताकि इस एरियाज में कोऑपरेशन के थ्रू रिसर्च को बढ़ाया जा सके और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में वर्क किया जा सके। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप एस्टेब्लिश होता है दोनों के बीच में,
फॉर अर्थ साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए, नैनो टेक्नोलॉजी के लिए। और इसी का एक प्रोग्राम होता है जो कि कोपरनिकस प्रोग्राम लॉन्च होता है इन 2018, साइन होता है फॉर एक्सचेंज ऑफ डाटा एंड वाइडर कोऑपरेशन इन स्पेस सेक्टर। स्पेस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए 2018 में इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो है कोपरनिकस प्रोग्राम साइन करते हैं कि स्पेस सेक्टर में बढ़ावा दिया जा सके, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाया जा सके। अब अगर बात करें इस, आपने सुना होगा सर्न के बारे में। सर्न, ये एक पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी है। इसका फुल फॉर्म यूरोपियन यूनियन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। अब ये जो सर्न है ये फ्रेंच और स्विट्जरलैंड के बॉर्डर पे है, और इंडिया इसमें बहुत एक मेजर, इंडियन जो साइंटिस्ट है इसमें बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। 2012 में इसी सर्न के हेल्प से जो हिग्स बोसन पार्टिकल है, आपने सुना होगा हिग्स बोसन पार्टिकल, जिसका इस पे रिसर्च किया गया था, इसका डिस्कवर किया गया था, इसमें इंडियन साइंटिस्ट ने काफी एक मेजर रोल प्ले किया था। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिजिक्स लैबोरेटरी है। 2008 और 2004 में, इन 2004 इंडिया इसका एक ऑब्जर्वर मेंबर था, लेकिन 2016 में इन 2016 इंडिया को सन का 2004 में इंडिया इसका एक ऑब्जर्वर मेंबर बनता है, लेकिन 2016 में इंडिया को इसका एसोसिएट मेंबर का दर्जा दिया जाता है कि पार्टिकल फिजिक्स के फील्ड में रिसर्च को बढ़ाया जा सके। और इसी का परिणाम था जब इसका ऑब्जर्वर मेंबर बन जाता है 2014 में, और जब 2012 में हिग्स बोसन डिस्कवर होता है, जब इंडियन साइंटिस्ट अपना एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं वहां पे, तब 2016 में इंडिया को इसका एसोसिएट मेंबर बनाया जाता है। लेकिन अभी भी इंडिया को यहां पे डिसीजन मेकिंग, वोटिंग राइट नहीं है डिसीजन में। सर्न पे अभी भी इंडिया के पास वोटिंग राइट्स नहीं है, और इसको एज ए एसोसिएट मेंबर्स इंडिया को यहां पे एनुअली 78 करोड़ रुपीज यहां पे पे करना पड़ता है टू मेंटेन द स्टेटस ऑफ एसोसिएट मेंबर्स। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया है वो काफी ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं। आप सर्न का भी एग्जांपल दे सकते हैं, आप कोपरनिकस प्रोग्राम का जो लॉन्च हुआ था उसका भी एग्जांपल दे सकते हैं। फिर आता है बात क्लाइमेट का। क्लाइमेट एक ऐसा टॉपिक, क्लाइमेट चेंज एक ऐसा टॉपिक जिससे पूरा वर्ल्ड आज चिंतित है। जैसे रसिया यूक्रेन का अगर वार से चिंतित है, क्लाइमेट चेंज को लेकर काफी वर्ल्ड के लोग, काफी ग्लोबल पावर्स जो है वो चिंतित है, और इंडिया और यूरोपियन इसमें काफी कोऑपरेट कर रहा है, चाहे वो पेरिस एग्रीमेंट हो या क्योटो प्रोटोकॉल हो, इन सारे डायमेंशन पे। या अभी जस्ट का रिसेंट का एग्जांपल देख सकते हैं, ग्लासगो जो समिट हुआ था, COP26 समिट, ये सब एक इनिशिएटिव है ताकि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जा सके। वर्क क्लोजली ऑन एसडीजी गोल्स, जितने भी एसडीजी गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जितने भी एसडीजी गोल्स है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन उस पर क्लोजली वर्क कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव, जो इंडिया का स्मार्ट सिटी मिशन का जो इनिशिएटिव है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 का पार्ट है। क्लीन वाटर के फील्ड में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6, क्लाइमेट एक्शन, और यही क्लाइमेट एक्शन का जो परिणाम है जो क्योटो प्रोटोकॉल है या फिर पेरिस एग्रीमेंट है या फिर इंडिया का जो नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन एनडीसी है। इंडिया का इसमें टारगेट है कि 2070 तक हमें जीरो इमिशन कर देना है। जो इंडिया का इमिशन होगा वह 2070 तक जीरो हो जाएगा। इन सारे फील्ड्स में इंडिया और यूरोपियन यूनियन क्लोजली वर्क कर रहे हैं। क्लाइमेट एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज पार्टनरशिप 2017 में दोनों ने साइन किया, क्लाइमेट क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज पार्टनरशिप।
कि ताकि इमिशन को कम किया जा सके, और दोनों कमिटेड है टू द क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट, जो पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था, ताकि जो इमिशन है उसको कम किया जा सके, जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है उसे कम किया जा सके। अगर नहीं कम किया गया तो जैसा कि आपने देखा था कि पोलर एरियाज में अभी हीट स्टॉर्म्स आ रहे हैं, पोलर स्टॉर्म्स जो जिससे यूरोपियन कंट्रीज काफी सफर कर रहे थे, वैसे रिजल्ट्स आते रहेंगे। पोलर एरियाज में आइस मेल्ट होंगे, सी लेवल इंक्रीज करेगा, अगेन प्रॉब्लम्स होंगे। तो इन एरियाज में दोनों काफी कोऑपरेट होकर काम कर रहे हैं। और एक और एग्जांपल है, जैसे आप देख सकते हैं होराइजन 2020 फॉर क्लाइमेट चेंज एंड पोलर रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और यूरोपियन यूनियन ने एक ये समझ मिशन लॉन्च किया था, होराइजन 2020 फॉर रिसर्च इन द फील्ड ऑफ पोलर साइंस एंड क्लाइमेट चेंज। और इस पोलर साइंस के रिसर्च में आप देखिएगा कि आर्कटिक रीजन में इंडिया का एक परमानेंट रिसर्च स्टेशन है हिमाद्री, कि वहां पे जो भी आइस मेल्ट हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, उस पर रिसर्च किया जा सके। तो ये सारे ऐसे फील्ड्स हैं इस क्लाइमेट के सेक्टर्स में जहां पे इंडिया और यूरोपियन काफी प्रोएक्टिवली वर्क कर रहे हैं, बिकॉज यूरोपियन यूनियन भी काफी अफेक्टेड हुआ है दिस बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज, हीट स्टॉर्म से, पोलर स्टॉर्म से। अब बात करते हैं हडल्स, क्या क्या मेजर हडल्स है दोनों के रिलेशन में। ये तो बात हुई कॉपरेशन में कहां का वर्क कर रहे हैं। मेजर हडल्स है, जैसा कि BTIA के बारे में हमने बात किया था कि 2007 में यह एग्रीमेंट साइन होता है ताकि ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाया जा सके। जो मेजर हडल्स है, टैरिफ्स वगैरह, उसको कम किया जा सके। लेकिन मैंने जैसा ही बताया था कि यह आफ्टर 16 राउंड ऑफ नेगोशिएशन ये फाइनलाइज नहीं हो पाता है। ये जो BTIA है वह 16 राउंड ऑफ नेगोशिएशन के बावजूद भी साइन नहीं हो पाता है, सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। इसका मेजर कारण भी है, जैसे मेजर कारण क्या क्या है, ट्रेड डिस्प्यूट्स, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड डाटा सिक्योरिटीज, ये सब जो कुछ नॉर्म्स है दोनों कंट्रीज के बीच, वहां पे कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था। यूरोपियन यूनियन का एक नॉर्म है GDPR, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, GDPR जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। अब यह GDPR क्या है कि इसके अकॉर्डिंग EU के आउटसाइड, यूरोपियन यूनियन के आउटसाइड से जो भी सॉफ्टवेयर कंपनीज ऑपरेट करते हैं EU में आके, यह सिर्फ उन्हीं पे लागू होता है। और वो सॉफ्टवेयर कंपनी जो कि यूरोपियन रेसिडेंट्स के डाटा को हैंडल कर रहे हैं, उनके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं, उन सब पे ये लागू हो रहा था GDPR, जिससे इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज को इसका जो नॉर्म्स था, जिससे इंडियन जो सॉफ्टवेयर कंपनीज थे उन्हें काफी प्रॉब्लम्स आ रहे थे वहां पे वर्क करने में यूरोपियन यूनियन में के कंट्रीज में, जिससे बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर कंपनीज है इंडिया के वहां से वर्कआउट हो गए थे। जैसे आप इन्फोसिस की बात कर लीजिए, विप्रो की बात कर लीजिए, तो इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज का यहां पर वर्क करना प्रॉब्लम में पड़ गया था बिकॉज ऑफ GDPR जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेके भी डिस्प्यूट्स है और ट्रेड डिस्प्यूट्स भी बने हुए हैं। अब जो यहां पे IPR पॉलिसी है हमारा, अब जो EU है वो डिमांड करते रहता है बराबर पेटेंट्स की, जो वहां से वो मेडिसिन भेजते हैं उसके रेगुलर पेटेंट्स की बात करते हैं। जैसे एक टर्म पीरियड खत्म हुआ, दूसरे टर्म पीरियड में वो पेटेंट्स आते हैं, लेकिन इंडिया में जेनेरिक जो मेडिसिन का मार्केट है वो उसे डाउनफॉल हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे इशू है इस पॉलिटिकल हडल्स में। फिर कहता है कि इंडिया बैन बोथ एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट एंड द एक्सक्लूसिविटी ऑफ टेस्ट डाटा। अपने जैसे आपने डाटा सिक्योरिटी की बात की, इंडिया में भी अभी रिसेंटली डाटा प्रोटेक्शन बिल आया था, उसे भी रिमूव कर दिया गया, विड्रॉ कर लिया गया था, उसमें भी प्रॉब्लम्स थे। और इंडिया जो है वो बैन किया है बोथ एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स एंड एक्सक्लूसिविटी ऑफ टेस्ट डाटा। जैसा कि मैंने बताया कि जो EU नेशंस है, अगर EU का कोई कंपनी है, कोई मेडिसिन कंपनी है और यहां पे अगर अपना वो मेडिसिन बेच रही है, तो या फिर अदर सेक्टर्स में भी वो एवरग्रीनिंग की बात करता है कि हमेशा के लिए ये हमारा ही पेटेंट रहेगा। तो यहां पे अगेन जो यहां पे हमारे जो जेनरिक कंपनी है जो मेडिसिन बनाती है, जो सस्ते दामों में मेडिसिन बनाती है, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन्हें लिए जेनेरिक मेडिसिन ज्यादा यूज करते हैं। तो यहां जो है इंडिया जो है इसे बैन कर दिया है बोथ पेटेंट और एवरग्रीनिंग पेटेंट
एंड एक्सक्लूसिविटी ऑफ टेस्ट डाटा। 3 एरियाज हैं ट्रेड के, बेसिकली यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में 3 मोड में ट्रेड होता है। मोड 1, मोड 2 नहीं है, मोड 1, मोड 3 एंड मोड 4। मोड 1 क्या है कि अ यूजर इन अ कंट्री रिसीव सर्विसेज फ्रॉम द अब्रॉड। कोई एक यूजर है, अगर किसी सामान का हमें यूज करना है या उससे जरूरत है हमारी, तो हम अब्रॉड से उस सर्विस को ले रहे हैं, ये मोड 1 कहता है। मोड 3 में क्या कहता है कि अगर आपको किसी कंपनी से या कोई कंपनी जो है अपना कॉमर्शियल बेस इस्टेब्लिश करता है किसी दूसरे कंट्री में जाके, तब जाके वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। मोड 3 में कि कॉमर्शियल प्रेजेंस होगा, उस सर्विस प्रोवाइडर का कॉमर्शियल प्रेजेंट होगा, उसका ऑफिस होगा उस पर्टिकुलर कंट्री में जहां पे वो सर्विस प्रोवाइड करना चाह रहा है। मोड 4 क्या है कि मूवमेंट ऑफ पर्सन ऑफ फॉरेन नेशनल प्रोवाइड सर्विसेज विद इन ए कंट्री एज एन इंडिपेंडेंट सप्लायर। कि कोई प्रोफेशनल है, कोई पर्सन है, वो मूव करके यहां से वहां जाके, इस कंट्री से यूरोपियन कंट्री में जाके, या यूरोपियन वाला यहां आके सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इंडिया जो है इस मोड 1 के तहत और इस मोड 4 के तहत वो डिमांड चाहता है यूरोपियन मार्केट में, और यूरोपियन यूनियन जो है इस मोड 3 के तहत इंडियन मार्केट में एक्सेस चाहता है। तो मोड 3 में एक्सेस मतलब जो यूरोपियन कंपनीज है उनका कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट होना, उनके कॉमर्शियल बेस यहां आना। तो जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम अपने इंडिजिनस कंपनीज को प्रमोट करना चाहते हैं, इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहते हैं, तो जो कॉमर्शियल बेस आएंगे इंडिया इस पर मना कर रहा है इस मोड 3 पे। और इसी 3 मोड को लेके दोनों में कन्फ्लिक्ट है। इंडिया का डिमांड है मोड 1 और मोड 4 में, और यूरोपियन यूनियन का डिमांड है मोड 3 के तहत इंडियन मार्केट में एक्सेस को लेके। तो ये कुछ हर्डल्स है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में। तो बेसिकली हमने देख लिया कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में क्या क्या रिलेशन है, क्या क्या कुछ हर्डल्स हैं। अब जो डायमेंशन है हमारा, जो काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ है, वो है इंडिया और G20 का। लोग कह रहे हैं कि इंडिया के पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है, तो कुछ का कहना है कि चैलेंजेस भी बहुत है। तो अक्सर ऐसा कहा जाता है कि जब भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आता है तो वो अपने साथ चैलेंज लेकर ही आता है। इंडिया ग्लोबल पावर इमर्ज कर रहा है के रूप में। इंडिया को उस समय G20 का प्रेसिडेंसी दिया जा रहा है जब पूरे वर्ल्ड लेवल पे काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशंस राइज किए हुए हैं, ग्लोबल इन्फ्लेशन का सिचुएशन है, मार्केट में स्लो डाउन हो चुके हैं, ग्लोबल ट्रेड अफेक्टेड है बहुत सारे वार के कारण। इन इतने सारे इनस्टेबिलिटी के बीच अब इंडिया को G20 का प्रेसिडेंसी दिया गया है। तो यह इंडिया के लिए काफी चैलेंजेस भी लेकर आया है, काफी चैलेंजेस है इंडिया के बीच में। तो हम उन चैलेंजेस को डिस्कशन करने से पहले हम आने वाले प्रेसिडेंसी के बारे में, और जो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है, ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटी है इंडिया के पास, तो पहले हम एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि आखिर ये G20 का प्रेसिडेंसी जो आना है, आखिर G20 क्या है, इन सब के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं। देन हम देखेंगे कि इंडिया के पास मेजर क्या क्या चैलेंजेस है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। इन सारे डायमेंशन पे हम बात करेंगे। तो अभी रिसेंट में G20 का 70th समिट हुआ था, हेड ऑफ ऑफिस का एक मीटिंग हुआ था जिसका प्रेसिडेंसी इंडिया ने किया था। इसके प्रेसिडेंसी के बाद इंडिया को इसका प्रेसिडेंसी दिया गया है फ्रॉम दिसंबर 2022। अभी रिसेंट 17th हुआ था जिसका प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया ने किया था। इंडोनेशिया ने किया था इसकी प्रेसिडेंसी। अब इसको हैंड ओवर किया गया है दिसंबर 2022 में इंडिया को। अब इंडिया ने बहुत सारे गेस्ट कंट्रीज को भी इनवाइट किया है। इन गेस्ट कंट्रीज में बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई एज गेस्ट कंट्रीज इनवाइट किए गए हैं इंडिया के जो समिट होने वाला है उसमें, जिसमें इंडिया प्रेसिडेंसी करेगा। एक ट्रायोका होता है, ये बेसिकली एक टर्म है। ये ट्रायोका क्या होता है? ये ट्रायोका में 3 मेंबर्स होते हैं। एक जो करेंट मेंबरशिप हो, जिनका प्रीवियस
और जो अपकमिंग इसके प्रेसिडेंसी जिनको मिलने वाला है। तो अभी करंट में इंडिया को इसकी प्रेसिडेंसी सौंपी जा रही है। प्रीवियसली इंडोनेशिया के पास इसकी प्रेसिडेंसी थी और अपकमिंग प्रेसिडेंसी ब्राजील को जाने वाला है। ब्राजील। तो ये ट्रायोका में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है G20 में कि फर्स्ट टाइम 3 डेवलपिंग कंट्रीज सिर्फ ट्रायोका में हो रहे हैं। ये G20 के हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जब तीनों कंट्रीज इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील इस ट्रायोका में शामिल हो रहे हैं। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज के पास अपॉर्चुनिटीज है कि वर्ल्ड लेवल पे G20 के प्लेटफॉर्म पे अपने बातों को रख सके। वो चाहे हर एक डायमेंशन से हो सकता है, यूएनएससी के रिफॉर्म से बात हो सकता है, या फिर आप कहे क्लाइमेट चेंज को लेके जो मैटर्स चल रहे हैं वह इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, डेवलप कंट्रीज को प्रेशराइज कर सकते हैं कि आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। तो ये फर्स्ट टाइम G20 की हिस्ट्री में रहा है कि जब 3 डेवलपिंग कंट्रीज ट्रायोका के पार्ट है, एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एट द G20 प्लेटफॉर्म। अब की प्रायोरिटी एरियाज क्या है? G20 के कुछ की प्रायोरिटी एरियाज हैं। इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। जो इंडिया प्रेसिडेंसी की करने जा रही है उसके कुछ प्रायोरिटीज एरिया है कि इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रही है, इक्विटेबल ग्रोथ की भी बात किया जा रहा है और सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए। आने वाले टाइम में अगर एक प्रॉपर डेवलपमेंट और प्रॉपर ग्रोथ चाहिए तो डायमेंशन होना चाहिए इंक्लूसिव का, इक्विटेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ। ये की प्रायोरिटी एरिया, पहला प्रायोरिटी है इंडिया का इस G20 समिट में। लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। बेसिकली ये जो लाइफ का कॉन्सेप्ट है, अभी रिसेंट में COP26 समिट हुआ था ग्लासगो में, और यहां पे ये इंट्रोड्यूस किया गया था थ्रू प्राइम मिनिस्टर, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था कि इन्वायरमेंट को सस्टेन करने की जरूरत है, क्लाइमेट चेंज के फील्ड में काम करने की जरूरत है। और इस लाइफ का कॉन्सेप्ट क्या था कि हमें इस कॉन्सेप्ट का एक क्रक्स यही है कि हमें नेचुरल रिसोर्सेस का माइंडफुल यूज करना चाहिए, नॉट द माइंडलेस और वेस्टफुल यूज। और बेसिकली ये लाइफ का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो महात्मा गांधी का एक फेमस कोटेशन है कि नेचर हैज प्रोवाइड अस सफिशिएंट रिसोर्सेज टू मीट आवर नीड्स बट नॉट आवर ग्रीड्स। नेचर जो है हमें इतना रिसोर्स देता है जिससे कि हम अपने जो हमारी जरूरत है उसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन लालच को पूरा नहीं कर सकते। और लाइफ का भी बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि रिसोर्सेस इतने हैं, अगर माइंडफुल यूज किया जाए सफिशिएंट है, बट रिसोर्सेस का माइंडलेस और वेस्टफुल यूज नहीं होना चाहिए। और ये COP26 में प्राइम मिनिस्टर ने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था, टू वर्क फॉर अ सस्टेनेबल क्लाइमेट। वुमेन empowerment अगेन अनदर की प्रायोरिटी एरिया एट G20। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टेक इनेबल डेवलपमेंट एरिया, चाहे वो हेल्थ सेक्टर से हो, एग्रीकल्चर सेक्टर से हो या एजुकेशन सेक्टर में हो, इन सब में इनोवेशन की बात पे चर्चा होगी। स्किल मैपिंग, कल्चर और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। अब जैसा कि आपने देखा होगा रिसेंट में इंडिया को SCO का भी प्रेसिडेंसी दिया गया है। अब SCO भी बेसिकली यूरेशियन नेशन, जो जितने भी यूरेशियन नेशन उनका ये ग्रुपिंग है, यूरेशियन नेशन का ग्रुपिंग है। और इस SCO के तहत कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये 2000 रिसेंटली यहां के वाराणसी को कल्चरल कैपिटल ऑफ SCO ग्रुपिंग घोषित किया गया है फॉर द ईयर 2023। तो अभी ये बस एक रेफरेंस था, क्योंकि और जो ये मीटिंग हो रहा है G20 का, वहां भी बहुत सारे ऐसे मेंबर है जो SCO मेंबर है, जो कि इस G20 के भी मेंबर है, ताकि कल्चर को प्रमोट किया जाए, स्किल को बढ़ाया जा सके, एनर्जी सिक्योरिटी के फील्ड में काम किया जा सके, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट किया जा सके, और डिजास्टर रिडक्शन की बात की जा रही है। तो ये कुछ प्रायोरिटीज एरियाज हैं जो इंडिया के आने वाले G20 में शामिल रहेंगे। डेवलपमेंट कोऑपरेशन,
fight against economic crime and multilateral reforms. These are the key priority areas at G20 summit. अब बात कर लेते हैं कि G20 इसके ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। तब जो हमारा इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है इस पे कि इंडिया के पास क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है इस प्रेसिडेंसी समिट से। अगर G20 की स्टैब्लिशमेंट की बात करें, इसका स्टैब्लिशमेंट होता है इन 1999 इन द बैकड्रॉप ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 90s दैट हिट ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया इन पर्टिकुलर। 1990s में क्राइसिस होता है जो कि एशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को काफी अफेक्ट करता है। इसी को लेकर 1999 में G20 का इस्टेब्लिशमेंट होता है, जिसका मेजर एम होता है टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन्वॉल्विंग मिडिल इनकम कंट्रीज, कि जितने भी मिडिल इनकम कंट्रीज है उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार किया जाए, फिर से रिवाइव किया जाए, जो इस क्राइसिस से हिट हुए थे फिर से उनसे एक प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके। टुगेदर द G20 कंट्रीज इंक्लूड 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। जितने भी G20 के मेंबर्स हैं अगर उनको इंक्लूड किया जाता है तो वर्ल्ड का 60% पॉपुलेशन है, 80% ऑफ ग्लोबल जीडीपी एंड 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। अब इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 60% टोटल पॉपुलेशन है, 80% ग्लोबल जीडीपी है और 75% ग्लोबल ट्रेड हो रहा है। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इसका एम था एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट कि तो जो मिडिल इनकम कंट्रीज है जो एशियन क्राइसिस से जूझ रहे थे, 90s में सफर किए थे, उन्हें फिर से प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके। अगर इनके मेंबर्स की बात करें, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके एंड यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन, जिसे हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन का। तो इतने सारे ग्रुपिंग वर्ल्ड के जो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज है सब इस G20 के मेंबर्स हैं। और स्पेन इसका एक परमानेंट इनवाइट गेस्ट रहता है G20। तो एक जनरल इंट्रोडक्शन था अबाउट G20 की कब स्टैब्लिश हुआ, तो 99 में। क्यों स्टैब्लिश हुआ, तो जो 90s में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था ईस्ट एशियन रीजन में, उससे सफर कर रहे कंट्रीज को फिर से एक प्लेटफॉर्म रिवाइव किया जा सके उनके इकोनॉमी को। कौन कौन से इसके मेंबर कंट्रीज है और स्पेन इसका एक प्राइवेट परमानेंट गेस्ट है। तो ये एक जनरल इंट्रोडक्शन था अबाउट द G20। अब हमारा आज का मेन मुद्दा है कि इंडिया की प्रेसिडेंसी। जैसा कि हमने बताया कि इंडिया को उस टाइम में G20 का प्रेसिडेंसी दिया जा रहा है जब पूरा का पूरा ग्लोबल वर्ल्ड ग्लोबल क्राइसिस, ग्लोबल टेंशंस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और ग्लोबल स्लो डाउन से सफर कर रहा है। और इंडिया को एट दैट टाइम से प्रेसिडेंसी दिया गया है। इंडिया के चारों तरफ कुछ कहीं इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर टेंशन चल रहे हैं, कहीं बॉर्डर टेंशन चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे टेंशन है जब जाके इंडिया को प्रेसिडेंसी दिया गया है। सो इंडिया के लिए काफी चैलेंजिंग ये प्रेसिडेंसी होने वाली है G20 की। लेकिन इंडिया के पास कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो कहते हैं ना कि जब चैलेंज जब आता है तो अपने साथ अपॉर्चुनिटी भी लेके आता है। तो लेकिन यहां पे चैलेंजेस कुछ ज्यादा ही है। ऐसे 4-5 मेजर चैलेंज है, लेकिन एक इमीडिएट चैलेंज भी इसका। अगर हम चैलेंजेस की बात करें, अगर हम इसमें चैलेंज की बात करें तो 5 मेजर चैलेंज है। पहला जो चैलेंज है वह है रसिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो। दूसरा चैलेंज अगर बात करें, स्पाइक इन ग्लोबल ऑयल प्राइसेस, फूड, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें चैलेंज का तो वह है एनर्जी सेक्टर, जो काफी अफेक्ट हुआ है ड्यू टू सप्लाई चेन डिसरप्शन। जॉब और इन्वायरमेंट, जॉब क्रिएशन और इन्वायरमेंट
ये भी अनदर चैलेंज होने वाला है इंडिया के लिए। और एक नेक्स्ट जो चैलेंज होने वाला है वह है पब्लिक हेल्थ का। पब्लिक हेल्थ ये सब मेजर चैलेंज है। ये 5 मेजर चैलेंजेज है इंडिया के लिए इन G20 प्रेसिडेंसी। जो सबसे इंपॉर्टेंट और इमीडिएट चैलेंज है, अगर हम इमीडिएट चैलेंज का बात करें तो G20 नेशंस, जो G20 कंट्रीज है, उनका प्रेशर इंडिया के ऊपर कि रसिया को इस आने वाले समिट से, G20 का जो समिट होने वाला है, उससे एक्सक्लूड किया जाए। दिस इज द इमीडिएट और मोस्ट डेंजरस कह सकते हैं चैलेंज फॉर इंडिया। अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें, अगर ये तो बात हुई चैलेंजेस की, अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज भी बहुत है। अब अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि ग्लोबल लीडर के रूप में इमर्ज हो सकता है। ग्लोबल लीडर, इमर्ज एज ग्लोबल लीडर एंड सेट एजेंडा फॉर 2023। दूसरा अपॉर्चुनिटी है प्रेशराइज इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज टू वर्क मोर इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट रेजिलियंस। क्लाइमेट के लिए और उन्हें अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए टू टैकल द क्लाइमेट प्रॉब्लम्स और क्लाइमेट चेंज। ये प्रेशराइज कर सकता है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जब ट्रायोका का मेंबर तीनों डेवलपिंग कंट्रीज भी है। तीसरा अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें, सेट कर सकता है एजेंडा फॉर डेवलपिंग नेशंस तीनों मेंबर्स हैं। इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज के डिमांड्स है वह G20 पे सेट कर सकता है, आराम से रख सकता है। और जितने भी मेजर कंट्रीज है, जितने भी सुपर पावर है, उनका अटेंशन को कैच कर सकता है टू सम अदर एरियाज इन द फील्ड ऑफ लाइक टेररिज्म, इन द फील्ड ऑफ लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। बहुत सारे ऐसे एरियाज है जिसपे वो ग्लोबल अटेंशन को कैच कर सकता है इंडिया। इन द फील्ड ऑफ करप्शन, इन द फील्ड ऑफ पायरेसी, ये इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज है। इन सारे डायमेंशन पे हम एक डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। वो कहते हैं ना कि इंडिया अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी इंटेंस बोथ चैलेंजेज एंड अपॉर्चुनिटीज, प्रेजेंट लीडरशिप। अब इंडिया के पास, जैसा कि आपने देखा होगा, जस्ट मैंने बताया कि यूरोपियन यूनियन ये रिकॉग्नाइज कर लेता है 2018 में कि इंडिया इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक ग्लोबल पावर के रूप में इमर्ज होने वाला है। तो इंडिया के पास चैलेंज है और ये प्रूफ करने का टाइम है कि वो प्रूफ कर सके कि यस, इंडिया इज इमर्जिंग एज ए ग्लोबल पावर इन दिस मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब बात करें, वो जैसा कि मैंने बताया कि यार इंडिया को प्रेसिडेंसी तब मिल रहा है जब काफी जियोपॉलिटिकल टेंशंस राइज है और ग्लोबल इकोनॉमिक स्लो डाउन है। एट दैट टाइम इंडिया को प्रेसिडेंसी दिया जा रहा है। पहला जो चैलेंज हमने बात की है 5 मेजर चैलेंजेज में, वो जो फर्स्ट चैलेंज है जिसे हम लोग एक एलिफेंट चैलेंज कहते हैं कि सबसे बड़ा अगर कौन चैलेंज है तो रसिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट। अब यहां पे डिवाइड है वर्ल्ड, एक तरफ पूरे वेस्ट और एक तरफ रसिया। इंडिया को यहां पे बैलेंस करना है। रसिया इंडिया का फॉरएवर फ्रेंड है, मेजर डिफेंस अलाय है, काफी एनर्जी नेचुरल गैस वगैरह हम लोग इंपोर्ट करते हैं रसिया से। वेस्ट कंट्री की भी अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, जैसा कि हमने यूरोपियन यूनियन की बात कर ली। तो यहां पे जो 2 ग्रुपिंग बटी हुई है, कंफ्लिक्टेड है, उनके बीच में एक कंस्ट्रक्टिव प्लान इंडिया को डेवलप करना होगा। और यह जो कंफ्लिक्ट है रसिया यूक्रेन को
पूरे आज अगर प्रेजेंट की बात करें तो लगभग ग्लोबल वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर चुके हैं, एक तरफ पूरा वेस्ट, एक तरफ हमारा रशिया। तो इंडिया को सेंसिटिवली हैंडल करने का अभी ये सिचुएशन है कि इस मैटर को कैसे वह सेंसिटिवली G20 के प्लेटफॉर्म पे हैंडल करेगा। अब इंडिया के पास ये बहुत बड़ा चैलेंज है, एक तरफ रशिया, एक तरफ ऐसे कंट्री जो G20 के मेंबर्स है और जिसमें इंडिया में भी मेंबर है। इंडिया को काफी बेनिफिट भी है उस ग्रुपिंग से, रशिया से भी इसका बेनिफिट है। तो यहां पे एक बैलेंस्ड अप्रोच डेवलप करना इंडिया के लिए काफी चैलेंजिंग होने वाला है। रशिया यूक्रेन का कंफ्लिक्ट, ऑल्सो कॉल्ड एलिफेंट इन द रूम, जितने सारे आपके इश्यूज है, चैलेंजेज है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज रशिया यूक्रेन का कंफ्लिक्ट है। और ये तो एक बात हुई कि ये क्लियर इंडिकेशन है कि रशिया यूक्रेन का कंफ्लिक्ट, और जितने भी चैलेंजेज है बेसिकली रशिया और यूक्रेन के कंफ्लिक्ट का ही इनडायरेक्ट रिजल्ट है। चाहे वो ग्लोबल स्लोडाउन की बात हो, जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात हो, जॉब क्राइसिस की बात हो, पब्लिक हेल्थ की बात हो, ये सब, या ग्लोबल स्लोडाउन की बात करें, पॉवर्टी हंगर की बात करें, ये सब कहीं ना कहीं डायरेक्ट रिजल्ट है रशिया और यूक्रेन के कंफ्लिक्ट का। तो फर्स्ट मेजर अगर चैलेंज इंडिया के सामने है वह है रशिया यूक्रेन के कंफ्लिक्ट पे, जहां पे वेस्ट एक तरफ है, रशिया एक तरफ है। इंडिया को यहां पे कंस्ट्रक्टिवली वर्क करना होगा, एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाने का जरूरत पड़ेगा, जो कि काफी चैलेंजिंग टास्क है इंडिया के लिए। दूसरा जो चैलेंज है, जैसा कि मैंने बताया था चैलेंज में, कि जो स्पाइक हो रहा है, हाई राइज इन प्राइसेस ऑफ ऑयल, फूड ग्रेन्स, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर, इन सब में जो हाइक हो रहा है, प्राइस हाइक हो रहा है, दैट लीड्स टू ग्लोबल इन्फ्लेशन। वो इन्फ्लेशन को बढ़ा रहा है, वाइडर इन्फ्लेशन कर रहा है अक्रॉस द ग्लोब। और इसी का परिणाम है, चूंकि अब फूड ग्रेन हो या फिर इंटरनेशनल ऑयल जो हो, ये क्यों राइज हो रहा है? चूंकि रशिया यूक्रेन का जो लोकेशन है और रशिया का जो लोकेशन है, उसके बीच में मेजर ट्रेडिंग रूट प्रोवाइड करता है, ब्लैक सी। अब इस कंफ्लिक्ट के कारण वह ट्रेडिंग रूट काफी अफेक्टेड हुआ है। यूक्रेन एक मेजर व्हीट एक्सपोर्टर कंट्री था, रशिया मेजर नेचुरल ऑयल और गैस सप्लायर था। तो ये मेजर जो ट्रेडिंग रूट है अफेक्ट हो गया, व्हीट का एक्सपोर्ट रुक गया, नेचुरल ऑयल गैसेस जो साइन हो रहे थे कंट्रीज के बीच में, जो रशिया प्रोवाइड कर रहा था, वो हाल्ट हो गया। तो इसके वजह से यहां पे ग्लोबल प्राइसेस जो है इसके हाई हो गए। फूड ग्रेन्स का प्राइसेस हाई हो गया, फर्टिलाइजर्स का प्राइसेस हाई हो गया, नेचुरल गैस और ऑयल का भी प्राइसेस हाई हो गया, विच लेड टू इन्फ्लेशन अक्रॉस द ग्लोब। जैसा कि अब एग्जांपल में अगर बात करें, नॉर्थ स्ट्रीम 2, ये गैस लाइन पाइपलाइन प्रोजेक्ट था बिटवीन रशिया और यूरोपियन यूनियन। जो रशियन गैस था, जो इस एग्रीमेंट के थ्रू रशियन गैस को यूरोपियन यूनियन को सप्लाई करना था। अब इस वार के कारण ये हाल्ट पे हो गया, ये रोक दिया गया। तो वहां पे ऑलरेडी सी बात है कि वहां पे प्राइस हाइक हो गए, उसमें इंक्रीमेंट आएगा प्राइस में। तो ये, और फूड इन्फ्लेशन भी काफी बढ़ गया था ड्यू टू सप्लाई चेन डिसरप्शन, वो ट्रेड रूट ही बंद हो गया था। जो मेजर व्हीट एक्सपोर्टर कंट्री था यूक्रेन, वो वहां पे प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो इस कंफ्लिक्ट के कारण ये बहुत सारे कंफ्लिक्ट इशू हो गए थे, प्राइस हाइक हो गया था, जो ग्लोबल कह सकते हैं, जो ग्लोबल स्लो डाउन हो गया था, इन्फ्लेशन हो गया था इन सारे सेक्टर्स में। लेकिन रिसेंट में अगर बात करें, अभी रिसेंटली ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को रशिया ने ज्वाइन कर लिया है। ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव बेसिकली एक इनिशिएटिव था कि ताकि जो फूड ग्रेन्स है वो प्रोवाइड किया जा सके वर्ल्ड एक्सपोर्ट करने के लिए। तो रशिया और यूक्रेन के कारण रशिया इससे वॉकआउट हो गया था, रशिया इससे बाहर निकल गया था इस इनिशिएटिव से आफ्टर दिस कंफ्लिक्ट। लेकिन रिसेंटली रशिया ने फिर से इस ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव, ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव को रशिया फिर से ज्वाइन कर लिया। जो कि फूड इन्फ्लेशन काफी हाइक हुआ है, उसे कंट्रोल किया जा सके।
सो एक मेजर चैलेंज है, सेकेंड मेजर चैलेंज है इन फ्रंट ऑफ इंडिया एट द G20 प्रेसिडेंसी, कि इतने सारे जो ग्लोबल स्लोडाउन हो रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहे हैं, आखिर उसके लिए क्या स्टेप्स लिया जाए। तो चूंकि फूड इन्फ्लेशन के लिए तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि रसिया ने फिर से इसे रिज्वाइन किया है ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव को, ताकि फूड इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। अब चूंकि इंडिया में भी इन्फ्लेशन था इसके कारण, क्योंकि इंडिया जो सनफ्लावर ऑयल इंपोर्ट करता है वो मेजर आता है आपके यूक्रेन से, और इंडिया के पास नेचुरल गैस इंपोर्ट करता था रसिया से। तो यहां पे कंफ्लिक्ट के कारण यहां भी एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आने लगे, जिससे कि यहां भी प्राइस हाइक हो गया। तो यही इफेक्ट पूरे ग्लोबल वर्ल्ड पे दिखने को मिल गया। हाई इन्फ्लेशन हो गया, लोगों के पास फूड की अवेलेबिलिटी कम हो गई, एक्सेसिबिलिटी कम हो गई, अफोर्ड नहीं कर सकते थे लोग। सो दिस इज द सेकेंड मेजर चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडिया। थर्ड जो चैलेंज है, थर्ड चैलेंज इज इन द एनर्जी सेक्टर। सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया, ट्रेड शिपिंग रूट डिसरप्ट हो गया। जो मेजर नेचुरल ऑयल सप्लायर था और नेचुरल गैस का सप्लायर था, वो खुद वॉर में इन्वॉल्व है। तो एनर्जी सेक्टर में प्राइस हाइक होना एक आम बात है। पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में प्राइस हाइक हो गया ड्यू टू सप्लाई चेन डिसरप्शन। जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का, यूरोपियन यूनियन में काफी प्राइस हाइक हो गया। सो दिस थर्ड चैलेंज is in the sector of energy due to disruption in supply chain of energy supplies on account of western sanction on Russia and blockade of supply routes। जो वेस्टर्न कंट्रीज है स्पेशली यूएस, वो रसिया पे बहुत सारे सैंक्शन इंपोज कर दिए कि कोई भी कंट्री दूसरे रसिया से ताकि इंपोर्ट ना कर सके नेचुरल गैस और ऑयल्स का। अब ये सैंक्शन के कारण अदर कंट्रीज से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो प्राइस हाइक होगा ही एनर्जी सेक्टर में। दूसरा, एक तो सैंक्शन है मेजर कारण प्राइस हाइक। अगर एनर्जी सेक्टर की बात करें कि एनर्जी सेक्टर में क्यों प्रॉब्लम्स हुआ, तो फर्स्ट आप बात कर सकते हैं सैंक्शन का। दूसरा, जो ट्रेड रूट है, सप्लाई रूट जो है सब इसका सप्लाई रूट अफेक्ट हो गया, क्योंकि मेजर जो ट्रेडिंग होता था उस रूट को ही वो कंफ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, वहां से ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं था। दैट्स वाई एनर्जी सेक्टर में भी काफी डिसरप्शन देखने को मिला और यहां भी सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गया, जिससे ग्लोबल स्लोडाउन हो गया। अब इसका बहुत सारे इफेक्ट है। एनर्जी अगर सेक्टर इफेक्ट होगा, इन्वेस्टमेंट रुकेगा, प्रोडक्शन रुकेगा, तो इसके बहुत सारे इनडायरेक्ट इफेक्ट्स भी देखने को मिले, जिससे कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन हो गया। और जैसा कि मैंने जस्ट बताया, यूएन ने अभी जस्ट एक ब्रोकेड किया था और रसिया जो है उस ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव को साइन करके फिर से रिज्वाइन कर लिया था। यूएन ने ही वो ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव में रसिया को फिर से रिज्वाइन करवाया, ताकि जो फूड ग्रेन का शिपमेंट है उसको फिर से अलाउ किया जा सके उस रूट से। फोर्थ जो चैलेंज है इंडिया के सामने इस G20 समिट में, वह है जॉब क्रिएशन और इन्वायरमेंट के मैनेजमेंट से। दिस G20 कैन एक्ट एज ए फोरम टू एक्सचेंज एक्सपीरियंस ऑन सोसाइटल बेनिफिट्स एंड न्यू ट्रेंड्स इन एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस इनोवेशन, ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स, यूनिकॉर्न्स, जेंडर प्रोग्रेस एंड ऑल। तो G20 जो है, अब इतने सारे पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, ग्लोबल स्लो डाउन हो चुका है, तो जॉब, और जिसके वजह से इन्वायरमेंट पे भी इफेक्ट पड़ रहा है और जॉब क्राइसिस हो रहा है। तो इंडिया के पास ये अभी समझ लीजिए कि ये चैलेंज है कि आखिर इस जॉब क्रिएशन और इन्वायरमेंट जो चैलेंजेज हैं उसको G20 के प्लेटफॉर्म पे कैसे रखता है। अब चूंकि एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म है G20 का जिसमें सारे लोग मेंबर हैं, और वो भी मेंबर हैं जो एट प्रेजेंट वार में कन्फ्लिक्टेड है, जिनके वजह से जॉब क्राइसिस और इन्वायरमेंटल, अब चूंकि सारे कंट्रीज जिनको इन्वायरमेंट पे फोकस करना चाहिए था, क्योंकि क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, वो वार में इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो इसके कारण ये इंडिया को एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है कि इस बात को, जॉब क्रिएशन और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट को G20 पे ये कैसे रखता है।
वो स्टार्टअप के सेक्टर में हो, इनोवेशन के सेक्टर में हो, बिजनेस ग्रोथ के सेक्टर में हो, इन सब बातों को G20 के प्लेटफॉर्म पे इंडिया कैसे रखता है, ये अनदर मेजर चैलेंज। और जो फिफ्थ मेजर चैलेंज इंडिया के लिए वो है हेल्थ का, पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ में चैलेंज क्या है कि एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस वो डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। जो एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक्स थे अब वो इफेक्टिव नहीं है। सो इस G20 के प्लेटफॉर्म पे इंडिया को ये जो हेल्थ सेक्टर्स में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बढ़ रहा है वो काफी एक चिंता का विषय है। अब नए और एग्जिस्टिंग अगर कोई एंटीबायोटिक्स है उस पर रिसर्च करने की जरूरत है। तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से पब्लिक जो हेल्थ है वो काफी अफेक्टेड हो रहा है। और जो एंटीबायोटिक्स बनाने वाली जो मेजर कंट्रीज है, जो वहां के कंपनीज है, उन्हें इस पे रिसर्च और इनोवेशन करना पड़ेगा, जो कि G20 के कंट्रीज के भी मेंबर्स हैं। उसमें जो G20 के मेंबर कंट्रीज है उसके भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहां पे एंटीबायोटिक्स डेवलप हो रहे हैं। तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को कैसे कम किया जाए और कैसे पब्लिक हेल्थ को फिर से इंप्रूव किया जाए, ये अनदर मेजर चैलेंज है फॉर इंडिया। बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में विच नीड्स न्यू एंटीबायोटिक्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एमंग बायोटेक्नोलॉजी फैसिलिटीज। अब इस एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को अगर खत्म करना है, इसके जो प्रॉब्लम्स हो रहा है इससे अगर सॉर्ट आउट करना है, तो रिसर्च और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नए रिसर्च और इनोवेशन की जरूरत है। सो पब्लिक हेल्थ जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के कारण इमर्ज हो रहा है उसे कैसे टैकल किया जाए, दिस इज अनदर मेजर चैलेंज फॉर इंडिया एट G20। अब ये जो इमीडिएट चैलेंज है, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द मोस्ट क्रूशियल चैलेंज फॉर इंडिया। ये चैलेंज क्या है कि G20 का जो प्रेसिडेंसी इंडिया को मिला है उसमें सारे G20 जो कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं वो इंडिया को प्रेशराइज कर रहे हैं कि इस प्रेसिडेंसी से रसिया को एक्सक्लूड किया जाए, टू एक्सक्लूड रसिया फ्रॉम दिस G20 प्रेसिडेंसी। और ये काफी प्रेशर पड़ रहा है इंडिया पे। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि सिर्फ ये G20 मेंबर नहीं, इस G20 मेंबर में जो कंट्री है, स्पेशली अगर बात करें हम ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, these both also pressurizes India to exclude Russia from the G20 presidency। और चूंकि ये दो कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया और जापान क्वाड ग्रुपिंग के मेंबर है, क्वाड के मेंबर है, और जापान का रसिया के साथ कुरिल आइलैंड को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। सो जापान भी इसे एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ले रहा है। और दैट्स वाई ये जो क्वाड ग्रुपिंग के दो मेंबर जो हैं, जो ऑस्ट्रेलिया और जापान है, और चूंकि यूएस भी G20 का मेंबर है, और यूएस का रसिया के साथ अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चूंकि यूएस ही नाटो लेड, अगर नाटो का अगर फादर बोला जाता है यूएस, और दोनों कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो यूएस भी प्रेशराइज कर रहा है इंडिया को टू एक्सक्लूड रसिया फ्रॉम G20 प्रेसिडेंसी। और जापान ऑल्सो प्रेशराइजेज इंडिया, ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो प्रेशराइजेज इंडिया, और क्वाड इज अ इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग फॉर इंडिया टू मेंटेन और कंटेन द राइज ऑफ चाइना इन द इंडियन ओशियन रीजन। सो इंडिया के लिए एक बहुत ही एक अलग सा सिचुएशन है। रसिया को वो कैसे एक्सक्लूड करें? रसिया फॉरएवर पार्टनर रहा इंडिया का, मेजर डिफेंस अलाय रहा है। इंडिया वहां से नेचुरल गैस, नेचुरल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारे वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट भी इंडिया कर रहा है। रसिया से भी बहुत सारे इंडिया इन्वेस्टमेंट रसिया में इंडिया में आ रहा है। तो एक ऐसे फ्रेंड का जो इंडिया को हमेशा सपोर्ट कर रहा है, उसे एक्सक्लूड करे, अगर एक्सक्लूड करता है तब उसका जो क्वाड ग्रुपिंग के साथ है वो अच्छा रिलेशन बन सकता है। तो इंडिया के पास ये एक बहुत अलग टाइप का सिचुएशन है। एक तरफ उसका एक ऐसा फ्रेंड है रसिया जो फॉरएवर रहा है उसका दोस्त, दूसरी तरफ जो क्वाड ग्रुपिंग है, जो इंडिया का मेन एम है कि चाइनीज प्रेजेंस को इंडियन ओशियन में कैसे कम किया जा सके, वो उसका मेंबर है।
और यूएसए, चूंकि रसिया का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है अभी नाटो का ही ग्रुपिंग के साथ, और ऑस्ट्रेलिया और जापान भी क्वाड के मेंबर है, यूएस भी मेंबर है और इंडिया भी मेंबर है। ये प्रेशर पुट कर रहे हैं इंडिया पे कि रसिया को एक्सक्लूड किया जाए। तो इंडिया एक अभी ऐसे असमंजस के केस में फंस गया चुका है कि इंडिया आखिर क्या डिसीजन ले। रसिया को अगर एक्सक्लूड करता है तो वो अपने एक ऐसे फ्रेंड को खो देगा जो उसे हमेशा सपोर्ट किया है, और उससे बहुत सारे बेनिफिट्स भी, इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, डिफेंस बेनिफिट्स है इंडिया को, बहुत सारे रिसर्च और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, एनर्जी सेक्टर में भी उसका रोल है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बहुत सारे इंडिया में डेवलप हो रहे हैं रसिया के हेल्प से। और अगर उधर रसिया को ज्यादा फेवर करता है तो उसके क्वाड ग्रुपिंग मेंबर्स उससे नाराज हो जाएंगे, जो कि चाइनीज के प्रेजेंस को कंटेन करना चाहते थे। तो इंडिया के लिए एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच जरूरी है, और ये सबसे इमीडिएट कॉज है फॉर द इंडिया फॉर अपकमिंग प्रेसिडेंसी ऑफ G20. So these are the 5 major challenge and this is the immediate challenge in front of India. अब बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज की। तो जैसा कि मैंने अपॉर्चुनिटीज में बताया कि इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है कि एज ए ग्लोबल लीडर इमर्ज हो सके, और 2023 के लिए जो कंट्रीज है उनके लिए एजेंडा को सेट कर सके। आने वाले साल के लिए वो ग्लोबल एक ऐसा डिसीजन है, बोल्ड डिसीजंस लेके ग्लोबल एजेंडा 2023 को सेट कर सके, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज को प्रेशराइज कर सके टू डू मोर इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज। जो क्लाइमेट चेंज के लिए आप ज्यादा जिम्मेदार हैं, आपको ज्यादा स्टेप्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने होंगे। टू सेट एजेंडा फॉर डेवलपिंग नेशन, बिकॉज यह फर्स्ट टाइम हो रहा है कि जब ट्रायोका के मेंबर तीनों डेवलपिंग मेंबर्स है, और जितने भी वर्ल्ड के सुपर पावर है, चूंकि सारे मेंबर इसके, तो उनके जो कुछ कॉमन एरियाज है उन पे उनका अटेंशन को कैच कर सके। तो पहला, अगर हम इसके बात करें अपॉर्चुनिटी की, पहली बात कर अपॉर्चुनिटी की, ग्लोबल कोऑपरेशन, इंक्लूसिव डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। अब चूंकि अपॉर्चुनिटी है, G20 जो है इतना बड़ा ग्रुपिंग है, जिसमें जस्ट हमने देखा था कि 90% वर्ल्ड का जीडीपी है, 80% ग्लोबल ट्रेड होता है और 60% प्लेनेट के पॉपुलेशन है वहां पे। तो G20 के प्रेसिडेंसी को तो ये अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकता है। इंडिया G20 के प्रेसिडेंसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है, लेकिन स्ट्रेस भी नहीं ले सकता है, जिसके कारण वो अपने रिलेशन खराब कर सके। तो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज भी है कि ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ा सके, ग्लोबल लीडर के रूप में इमर्ज हो सके, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ का बात वहां पर रख सके, और कंट्रीज को कोऑपरेट करने के लिए कह सके, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया इसके प्रेसिडेंसी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती है। और ऐसा नहीं है कि अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकती तो स्ट्रेस भी ले सकते, स्ट्रेस के कंडीशन में इंडिया को अभी बहुत ही एक काम सिचुएशन हैंडल, काम रहते हुए इसे बैलेंस्ड अप्रोच करने का जरूरत है, क्योंकि G20 भी बहुत मेजर ग्रुपिंग कंट्रीज है, क्वाड भी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग है, और रसिया एक फॉरएवर फ्रेंड है। सो अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें हम, तो इंडिया हैज यूनिक अपॉर्चुनिटी टू सेट agenda for 2023 with focus on equitable, green and resilient recovery। वह 2023 के आने वाले साल के लिए जो G20 का फोरम है, वहां पे अपने डेमोक्रेसी को, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए भी प्रमोट किया जा सकता है। हर एक डायमेंशन में इसके पास अपॉर्चुनिटी है कि 2023 के लिए एजेंडा को सेट कर सकता है। वो एक हेल्दी डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए, जो ग्लोबल स्लोडाउन हो चुका है उसे खत्म करने के लिए, क्लाइमेट के एरिया में कोऑपरेटिव वर्क करने के लिए इसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि एज ए ग्लोबल लीडर वो सारे एजेंडा को सेट करे फॉर अपकमिंग ईयर। दूसरा, कि जैसे मैंने बताया कि दूसरा अपॉर्चुनिटी है कि यह इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज है, ये जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है उन पे यह और प्रेशराइज कर सकता है कि टू डू मोर इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज, बिकॉज यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्लाइमेट चेंज। और जो इंडिया का जो एक पेरिस नॉर्म्स है, जैसे देख सकते हैं, इसका टारगेट है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस
कम करने का तक टेम्परेचर को रखने का, या फिर रिसेंट जो टारगेट हुआ ग्लासगो COP26 में कि क्लाइमेट चेंज को मेंटेन करने के लिए, और इंडिया ने इसमें अभी प्लेज लिया है कि 2070 तक वो जीरो एमिशन कर देगा। तो इन सारे फील्ड में इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज को वो और अधिक प्रेशराइज कर सकता है, बिकॉज G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास है। इंडिया का एक कॉन्सेप्ट है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है वो बे बैक अपना कार्बन इमिशन करके डेवलप हो चुके हैं, तो उन्हें ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। और डेवलपिंग कंट्रीज अब भी जस्ट स्टार्ट किए हैं डेवलप करना खुद को, तो अगर वो इमिशन कम करेंगे तो उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो इंडिया हैज अपॉर्चुनिटी टू इंडस्ट्रियलाइज द इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज टू टेक मोर स्टेप्स एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, एग्रीकल्चर, ट्रेड और डिजिटल इकोनॉमी। इन सारे फील्ड्स में वह प्रेशराइज कर सकता है। बात कर सकते हैं कि एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडिया विल स्ट्रेंथन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर प्रायोरिटीज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज इन डाइवर्स सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर्स। जैसे कि मैंने बात कहा कि इंडिया के पास यह भी अपॉर्चुनिटी है कि वह जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए एजेंडा को सेट कर सकता है, चाहे वह एनर्जी के फील्ड में हो या एग्रीकल्चर के फील्ड में हो, ट्रेड के फील्ड में हो या डिजिटल इकोनॉमी के फील्ड में हो। हेल्थ को प्रमोट करने का एजेंडा सेट कर सकता है, इन्वायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म, मतलब जितने भी एरियाज है, कॉमन एरियाज हैं, उन सब में इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है। चूंकि अब यह लीडर हो गया है, प्रेसिडेंसी इसके पास है, तो कॉमन प्लेटफॉर्म पे जहां पे सारे इमर्जिंग कंट्री मेजर कंट्रीज है, वहां पे ये एजेंडा को सेट कर सकता है फॉर अपकमिंग ईयर्स in the field of climate, in the field of health, in the field of energy, in the field of agriculture। जो इतने सारे डिसरप्शन हुए हैं जिस ग्लोबल टेंशंस के कारण और जो लॉसेस हुए हैं डेवलपिंग कंट्रीज को इस बीच में, उन सबको फुलफिल करवा सकता है इंडिया, सेट कर सकता है एजेंडा। लेकिन इतने सारे इसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि एजेंडा सेट कर सकता है, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज को प्रेशराइज कर सकता है, ग्लोबल एनर्जी के ग्लोबल लीडर के रूप में इमर्ज हो सकता है। जो ग्लोबल कंट्रीज है, जो ग्लोबल सुपर पावर्स है, उनका कॉमन एरिया पे अटेंशन कैच कर सकता है, वह एनर्जी का हो, एग्रीकल्चर का हो, ट्रेड का हो। लेकिन एक सिंगल प्रेसिडेंसी में इतने सारे मैटर्स को हैंडल करना एक अलग ही चैलेंज है। सो एक सिंगल प्रेसिडेंसी में अगर हम एक्सपेक्ट करने लगे इतने सारे चीजें इंडिया से, सो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल हो सकता है। इंडिया अगेन सुपर पावर है, बट ये बहुत ज्यादा एक डिफिकल्ट कंडीशन हो सकता है। तो सिंगल प्रेसिडेंसी इंडिया को इतने सारे चीजें जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतने सारे चैलेंजेस हैं, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज की बात कर रहे हैं, तो एक सिंगल प्रेसिडेंसी इज नॉट इनफ फॉर दिस। दैट्स व्हाई a single year presidency does not empower the host to change the world, but India can provide evidences for its domestic success for global adoption। अब एक सिंगल ईयर का प्रेसिडेंसी इतना तो पावर नहीं दे सकता है कि पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को चेंज कर दे कोई कंट्री, चाहे इंडिया के अलावा भी क्या कोई दूसरी कंट्री रहती, तो इतना एक सिंगल प्रेसिडेंसी में पूरे जियोपॉलिटिकल सिनारियो को चेंज करना इज इट पॉसिबल? बट इंडिया के पास पावर है, इंडिया कैन डू, एंड सो इज इट्स डोमेस्टिक सक्सेस एट दिस G20 प्रेसिडेंसी। द प्लेटफॉर्म प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू वर्क क्लोजली ऑन प्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेज। जितने भी ग्लोबल चैलेंजेज हैं उस पर इंडिया का वर्क कर सकता है, प्रोग्रेसिवली वर्क कर सकता है। बट ओवरऑल अगर बात करें हम, इतने सारे चैलेंजेस, इतने सारे अपॉर्चुनिटीज होते हुए भी एक सिंगल प्रेसिडेंसी में हैंडल कर लेना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर इंडिया। सो दैट्स अ डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट इंडिया यूरोपियन रिलेशन, इंडिया G20 प्रेसिडेंसी। एटलीस्ट आप इन सारे पॉइंट्स को अपने आंसर्स में इंक्लूड करें, जो मैंने बुलेट्स पॉइंट्स में आपको बताए हैं वो आप अपने आंसर में इंक्लूड करें। सो दैट्स अ डिटेल्ड डिस्कशन about India European relation
and India's G20 presidency, its challenges, opportunities. That's all. I hope आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. So that's all for today. Thank you. Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.